अमीर देवरानी का गृह प्रवेश। अरे शीतल बहन, तुझे मैंने कितनी बार कहा था कि जब भी शादी करेगी अपने बेटे की तो थोड़ा सर्दियों में करना ताकि मौसम ठंडा रहे। अब तुम्हारी वजह से हमें गर्मी में इतनी परेशानियां देखनी पड़ेंगी। ऊपर से तुम्हारे घर में एक ही पंखा है, वो भी कभी चलता है कभी नहीं चलता। अरे दीदी, तुम परेशान क्यों होती हो? मैंने बहुत अच्छी जगह हाथ मारा है। मेरी छोटी बहू अच्छी खासी आएगी और पता है साथ में एसी कूलर फ्रिज सब कुछ लेकर आएगी। अच्छा, एसी कूलर फ्रिज सब कुछ लेकर आएगी दहेज में? इतनी अमीर है तेरी बहू। चलो अच्छी बात है, बड़ी बहुओं से तो ठीक है। अपने गृह प्रवेश पर मात्र एक हाथ वाले पंखे के अलावा और कुछ नहीं लेकर आई। शकुंतला की आवाज सुनते ही घर में गरीब जेठानियों का मुंह बन जाता है। माँ जी, हमारे माता पिता गरीब थे, इसलिए उन्होंने हमें दहेज में कुछ नहीं दिया। और दहेज प्रथा सदियों से चली आ रही है, लेकिन कोई नहीं समझता कि दहेज के चलते गरीब माता पिता के ऊपर कितनी परेशानियां टूट पड़ती हैं। हाँ दीदी, आपने सही कहा। माँ जी, दहेज तो लेना भी नहीं चाहिए। अरे तुम दोनों के माता पिता से मैंने कौन सा दहेज मांग लिया था, लेकिन उन फकीरों से इतना भी नहीं हुआ कि कम से कम तुम्हें दहेज में एक कूलर तो दे देते। अरे बहन, अब क्या बोलना, अब तो चिड़िया चुग गई दाना। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। अब तो बस मुझे अपनी छोटी बहू के आने का इंतजार है। उसके गृह प्रवेश में 4 चांद लगा दूंगी मैं। भले मैं गरीब हूँ, लेकिन किसी चीज की कमी नहीं छोड़ूंगी। चलो अच्छी बात है, अभी मैं चलती हूँ, फिर दोबारा आऊंगी। शकुंतला वहां से चली जाती है, जिसके बाद कंचन और संजना दोनों रसोई में जाते हैं और आपस में एक दूसरे से कहते हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि हमारी देवरानी आ रही है या कोई तोप आ रही है। हम गरीब हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर? जब देखो हमें ही ताने देते हैं। हम भी देखेंगे कि देवरानी दहेज में ऐसा क्या लेकर आएगी और कैसे गृह प्रवेश होता है उसका। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद अंशुल की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अरे ये कैसे हल्दी लगा रही हो? मेरे बेटे को थोड़ा मलमल के लगाओ, तुम दोनों भाभियां हो। लगा तो रहे हैं माँ जी, अब एक बार हल्दी चढ़ने तो दो, हमारे देवर जी निखर निखर जाएंगे। मुझे तो लगता है दुल्हन से ज्यादा दूल्हे पर ही हल्दी का रंग चढ़ने वाला है। आखिर हमारा होने वाला दूल्हा है जो इतना सुंदर। अरे भाभी, आप भी ना। और नहीं तो क्या देवर जी, अपनी पत्नी के आने के बाद हमें भूल तो नहीं जाओगे? ये भी कोई बात है भला? एक देवर अपनी भाभीियों को कभी नहीं भूलता। देखो, अभी से ही ज्यादा आग लगाने लग गई हो। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अब उसकी नई नई शादी होगी तो क्या अपनी पत्नी को प्यार भी ना करेगा? इस तरह शीतल अपनी दोनों बड़ी बहू को डांट देती है। ऐसे ही शादी की रस्मों के बाद वो दिन भी आ जाता है जिस दिन अंशुल बारात लेकर अमीर देवरानी के घर पहुंचता है, जहां उसकी दोनों भाभियां गाना गाती हैं। हुक्म चलाऊंगी मैं, आंख दिखाऊंगी मैं, सहमी खड़ी रहेगी मेरी देवरानी। दोनों का ये गाना सुनने के बाद महक अपने मन में सोचती है, आंख और हुक्म तो देखते हैं अब किसका चलता है जेठानी जी। एक बार मेरा गृह प्रवेश तो होने दो। लव मैरिज है इसलिए चुप हूँ, अरेंज मैरिज होती तो बताती। अंशुल और महक की लव मैरिज हो रही थी। अंशुल को अपनी ही कंपनी के बॉस की बेटी यानी महक से प्यार हो गया था और वहीं महक को भी उससे बेहद प्यार था। इसी के चलते आज उनकी शादी हो रही थी। शादी होने के बाद अंशुल महक को अपने साथ अपने घर ले आता है, जहां दरवाजे पर अंशुल और महक खड़े होते हैं। अरे अरे, तुम दोनों यहाँ मुंह क्या ताक रही हो? जाओ जल्दी से आरती की थाली तैयार करके लाओ। हाँ हाँ माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। तभी शीतल महक से कहती है, बहू तुझे गर्मी लग रही होगी, रुक जा, मैं जरा तुझे हवा करवाती हूँ। जाओ कंचन, जरा हाथ वाला पंखा लेकर आओ और अपनी देवरानी को थोड़ी सी हवा कर दो। हाँ माँ जी, अभी जाती हूँ। कंचन हाथ वाला पंखा लेकर आती है और उसी से दरवाजे पर खड़ी महक को हवा करने लगती है। पसीने में भीग रही महक कहती है, अरे और कब तक यहाँ गृह प्रवेश के लिए खड़ा होना पड़ेगा मुझे? बस थोड़ी सी देर और, बहू आती ही होगी संजना आरती की थाली लेकर। शीतल इतना कह ही रही थी कि तभी आरती की थाली लेकर संजना आ जाती है। अब सास अपनी नई बहू की आरती उतारना शुरू कर देती है। तभी घर के बाहर एक ट्रक आता है जिसमें दहेज का बहुत सारा सामान होता है, एसी, कूलर, फ्रिज, अच्छा फर्नीचर, सब कुछ, जिसको देखते ही शीतल अपनी बहू की आरती उतारते उतारते दरवाजे से बाहर आंगन में आ जाती है और सामान देखते हुए बहुत खुश हो जाती है।
हे प्रभु, हे ईश्वर, तूने तो साफ साफ देवी को मेरे घर भेजा है। अपने साथ क्या क्या लेकर आई है? एसी, कूलर, फ्रिज, फर्नीचर, बेड, अलमारी, सब कुछ है। कुर्सियां भी गद्देदार है। मेरा तो भाग्य ही खुल गया। अपनी सास का ये बर्ताव देख महक मन ही मन सोचने लगती है। कुछ ज्यादा ही खुश हो रही है मेरी सास। इन्हें क्या लगता है कि ये सब सामान मैं बांटने के लिए लेकर आई हूँ? ये सब तो मेरा है और मेरे कमरे में ही रहेगा। तभी अंशुल अपनी माँ को आवाज लगाकर कहता है, माँ, ये सब सामान तो घर में ही आएगा, पहले आप गृह प्रवेश तो कर दीजिए। इस तरह बहुत खुशियों के साथ शीतल अपनी नई छोटी बहू का गृह प्रवेश करके उसे घर के अंदर लेकर आती है। साथ में उसके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान भी बनवाती है। अरे अरे, तुम दोनों फिर से बैठ गई। चलो अपनी देवरानी के लिए कुछ अच्छा खाने के लिए लेकर आओ। माँ जी, गर्मी तो देखो, थोड़ी देर आराम से बैठने दोगे या नहीं? वैसे माँ जी, हमारे गृह प्रवेश के बाद आपने इतनी खातिरदारी तो हमारी नहीं की थी। हाँ, तो तुम कौन सा मेरे लिए कोहिनूर का हीरा लेकर आ गई थी? जो कहा है चुपचाप सुन लो। इस तरह शीतल घर के सारे काम अपनी दोनों बड़ी बहू से ही करवाती है। वहीं उनकी देवरानी आराम कर रही होती है। शीतल महक का लाया हुआ फर्नीचर, फ्रिज, कूलर अपने हिसाब से घर में सेट करवाने लगती है। लेकिन ये सब देखते ही महक अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये क्या, मेरे मायके से आए हुए दहेज आप यहाँ बाहर क्यों रखवा रही हो? ये फ्रिज रसोई में नहीं, मेरे कमरे में होना चाहिए। और कूलर, पंखा, एसी, ये सब मेरे कमरे में ही सेट करवा दीजिए। गर्मी बहुत है और मुझे गर्मी बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। लेकिन बहू, मैं सोच रही हूँ कि हॉल में तेरा एसी लगवा दूं और तेरे कमरे में तेरा कूलर। ये सारा सामान मेरे माता पिता ने मेरी सुख सुविधा के लिए दिया है, ना कि आप लोगों की समाज सेवा के लिए। जो कहा है आप वही करवाइए। इस तरह महक बहुत अकड़ के अपने कमरे में चली जाती है। शीतल को इस बात का बहुत बुरा लगता है। एक क्षण में उसके अरमान सारे धरे के धरे रह जाते हैं। हे भगवान, आज तक मेरी दोनों बड़ी बहू ने ऐसा कभी नहीं किया होगा। खैर, कोई बात नहीं। सामान हॉल में रहे या फिर बहू के कमरे में क्या फर्क पड़ता है? मुझे इस्तेमाल करने का मन होगा तो बहू के कमरे में ही चली जाऊंगी। लेकिन महक शीतल के ये सोचने का भी उल्टा करती है। अगर कोई उसके कमरे में आता तो वो गुस्सा करके उसे कमरे से बाहर ही निकाल देती। ना वो अपनी जेठानियों को कमरे में रुकने देती है और ना ही अपनी सास को। पसीने से हालत ही बुरी हो गई है। थोड़ी देर महक के कमरे में चली जाती हूँ, अभी तो वो बाहर गई है। शीतल महक के कमरे में एसी चलाकर सो जाती है। जब महक वापस अपने कमरे में आती है तो अपनी सास को अपने बिस्तर पर सोते हुए देख गुस्से से आग बबूला हो जाती है। आपको समझ नहीं आता क्या माँ जी? कहा था ना मेरे कमरे में मत आना, लेकिन आप नहीं मानी। चलो अपने कमरे में जाओ और दोबारा मेरे कमरे में मत आना। लेकिन बहू, बाहर बहुत गर्मी है, तो मैं क्या करूं? मैंने क्या ठेका लिया है आपकी गर्मी को दूर करने का? इस तरह शीतल महक की बातें सुनकर कमरे से बाहर आ जाती है, जहां हॉल में गर्मी से उसकी बड़ी बहू हाथ वाले पंखे से अपने आप को हवा कर रही होती है। अपनी सास की हालत देखकर वो दोनों अपनी सास को अपने पास ही बुला लेती हैं और अपने हाथों से उनको हवा करने लगती हैं। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। जैसे ही मेरे उनको तनख्वाह मिलेगी मैं आपके कमरे में एसी लगवाऊंगी। हाँ दीदी, मैं भी आपकी मदद करवा दूंगी। इस तरह देवरानी और सास तीनों की गर्मी में बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है और इसी के चलते गर्मी से उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है। जेठानियों को लूज मोशन लग जाते हैं तो वहीं सास को सर्द गर्मी हो जाती है। उनकी हालत देखते ही अंशुल सब समझ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, आज अगर तुमने अपने दहेज में लाए हुए सामान का घमंड न दिखाया होता तो मेरी भाभियों और मेरी माँ की हालत ऐसी नहीं होती। उनकी तबीयत खराब होने की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारी इस हरकत से पता चलता है कि तुम मेरी पत्नी बनने के लायक ही नहीं थी। अंशुल के इस तरह कहने से महक को अपनी गलती का पछतावा होने लगता है, जिसके बाद वो एसी वाले को बुलाकर हॉल में एसी लगवा देती है और खुद अपनी जेठानी और सास की सेवा करती है। कुछ समय में वो लोग ठीक हो जाते हैं, जिसके चलते अमीर देवरानी उनसे माफी मांगती है। जेठानी जी, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आप लोगों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। आइंदा मैं आप लोगों को किसी भी चीज के लिए मना नहीं करूंगी। मेरे दहेज में आया वो हर एक सामान आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। उस दिन के बाद से महक सबके साथ मिलजुल कर रहने लगती है। गर्मी में राहत मिलने के चलते अब सब खुशी खुशी रहते हैं।